टेस्ट पड़ा वाला बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैंने नीचे खोले भी सारे ऐसे भी और दूसरा जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। एक आसान सा टेस्ट दिया आप लोगों ने, बहुत आसान था, हल्का था, फिसलते ही जा रहा था, फिसलते ही जा रहा था। बस ये एक तरह समझ आ जाता कि सवाल ने पूछना लिख दे रहा था। देखते हैं जी इस टेस्ट में ऐसी क्या खतरनाकी थी। एमसीक्यूज तो नहीं देखने वाली चीज ना। लाइफ साइकिल क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। A life cycle is said to go through several stages. The classical life cycle for a product or even an entire industry goes through 4 stages or phases. Discuss these phases along with one cost/expenditure that could be associated with that phase. ये उन 4 कैटेगरीज में से सबसे पहला सीधा सवाल। किसी कंपनी का नाम नहीं है, कुछ कोई स्ट्रेटेजी नहीं, उन्होंने कहा जी एक वो मॉडल है लाइफ साइकिल, उसकी जो फेजेस हैं वो बता दें, और फिर बीच में ये देखते ध्यान से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तो उन्हें कह दिया कि इन कोई एक कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो लग रहा होता है उसके बारे में जरा बताते हैं। टेक्निकली उस टेबल का एक लाइन आइटम जिसमें आपको बताना है कि हाँ भाई ग्रोथ के वक्त ये वाली कॉस्ट बढ़ जाती है, ग्रोथ के वक्त जो हमारी कॉस्ट के साथ ये सिलसिला होता है, या हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट, तो कोई सी एक कॉस्ट या एक्सपेंडिचर जो आपने बता दी। तो टेक्निकली आपने फेजेस के नाम लिखने हैं, फेजेस को डिस्कस करना था और कॉस्ट बता देनी थी। तो शायद हम कह सकते हैं कि फेजेस के नाम लिखने के 2 नंबर उनकी हल्की सी डिस्क्रिप्शन की, और 2 नंबर उसके साथ जो एसोसिएटेड कॉस्ट है उसके। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन के एग्जामिनर किस मूड में बैठा है। हो सकता है वो 1 नंबर चारों हेडिंग्स देने का लिखे, उसके बाद 4 नंबर जो है वो एलोकेट करते हैं एक लाइन, वो एक दो लाइन की डिस्क्रिप्शन के लिए, और शायद 1 नंबर एलोकेट कर दे वो उस कॉस्ट के लिए। तो ये हमें नहीं पता। सवाल के पार्ट्स अगर बता दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होता तो फिर ये नहीं सोचना कि कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। हमने अपनी तरफ से जो हमें आता है हमने बता देना है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये आपकी अपनी मर्जी है। आप मतलब जो फेजेस हैं उनकी जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है एक दो लाइंस की, कि जिसमें हम कहेंगे कि ये ग्रोथ स्टेज है, इसमें प्रोडक्ट जो है वो तेजी से ऊपर जा रही होती है, और अब वो जो नीचे फीचर्स हैं उनमें से 2-3 लाइनें लिखते हैं, हो सके तो अपने अल्फाज में लिखते हैं। सिर्फ जो नाम है वो मजबूरी है। मैच्योरिटी फेज को आप जो है वो ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो जवानी का फेज है, ये जो है वो फलाना फेज है। मैच्योरिटी का मतलब मैच्योरिटी, डिक्लाइन का मतलब डिक्लाइन। तो जो नाम है वो मॉडल के इस्तेमाल करने हैं, डिस्क्रिप्शन अपनी दे सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि फीचर्स लिख दें, नीचे के 1-2 फीचर भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने पूछा है कि ये होते क्या हैं, ये फेजेस। तो आप बताएंगे ये शुरू का फेज है, ये फिर आगे बढ़ने का फेज है, ये दरमियान में एक खास जगह पे, और देन डिक्लाइन। तो छोटी छोटी सी जो डिस्क्रिप्शन है बस वो देनी थी। Looking at the product catalog of the Sony Corporation, identify the stage at which each of the following product falls. अगर खत्म हो जाता ना तो बड़ा सीधा सवाल कि प्रोडक्ट कैटलॉग देखें सोनी कॉर्पोरेशन की, और ये जो नीचे वाली प्रोडक्ट्स हैं इसमें से बताएं कि ये प्रोडक्ट्स कहां पे फॉल करती हैं। आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई। अगर वो कहें खाली आइडेंटिफाई लिस्ट डाउन तो फिर बस नाम लिख देना, उससे ज्यादा नहीं बहस करना। लेकिन सवाल ने आगे कहा अंडर वाइल गिविंग सुटेबल रीजन। इसका मतलब ये है कि मुझे इन चारों 1 2 3 4 रोमन लिखने हैं, आगे एक नाम लिखना है और आगे उसकी रीजन देनी है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। रीजन बेसिकली यही है कि हम कहेंगे कि कौन से फेज में है या किस तरह से करके
तो चीजें दी हुई हैं और इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितनी चीजें होती हैं? 4 ही होती हैं। अगर यहाँ 3 चीजें होती हैं और उधर 4 होती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इधर 10 होती हैं और उधर 4 होती हैं तो हम सोचते हैं कि एक में एक से ज्यादातर जितने मॉडल के फीचर्स हो अगर उतने ही सवाल पूछे तो बहुत ज्यादा चांस है कि उनमें से कोई एक लगे। मतलब ये बहुत ज्यादा चांस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जितने फीचर्स अगर उतनी ही चीजें पूछी गई हैं तो नॉर्मली 1 बाय 1 लाइन मैच हो रही होती है। तो जो किसी से मैच ना हो और जिसका जवाब अभी तक आपको ना मिला हो, उन दोनों को एक दूसरे के सामने लिखते हैं। ले जी, अब इसमें फौरन से पढ़ते साथ ही जवाब नहीं लिख देना, सारों को पढ़ना जरूरी है, ऐसा ना हो कि आप गलत फेस समझें। और ऑब्वियसली हर मुल्क के हिसाब से कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। 3D टेलीविजन पहले देखते हैं, ब्लू-रे प्लेयर्स, वीडियो रिकॉर्डर, प्ले स्टेशन 5। अब इन सब में सबसे पुरानी प्रोडक्ट कौन सी है? VCR। ठीक है, वो बिल्कुल वीडियो कैसेट के जमाने वाली चीज है, सबसे पुरानी चीज लग रही है, तो सबसे बुरे हालात इसी के होंगे। और आपने आसपास अपने देखा भी नहीं होगा कि कोई बहुत ज्यादा VCR नजर आ रहे हो, लोग लेके आ रहे हो इस तरह से करके, तो VCR को डिक्लाइनिंग फेज पे कर देते हैं। उसके बाद ब्लू-रे प्लेयर, प्ले स्टेशन 5 और 3D टेलीविजन। अब ये ब्लू-रे अक्सर लोगों को नहीं आइडिया होता कई दफा, जिस तरह से CD होती है ना, CD क्वालिटी होती है DVD, DVD से जो ऊपर की क्वालिटी होती है वो ब्लू-रे होती है। तो वो बड़ी, मतलब यूं समझें कि 8 GB 12 GB की एक ही डिस्क, जिसमें फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही मूवी है, तो अगर एक ही मूवी 12 GB की है, 9 GB की, 8 GB की है, तो सोचो कितनी अलग क्वालिटी होगी। पुराने जमाने में जब बहुत अच्छे टूल्स मौजूद नहीं थे तो उस वक्त CD की कैटेगरीज अलग होती थी, CD, DVD, ब्लू-रे या इस तरह से करके। आज के दौर में तो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि बड़ी सी वीडियो को कंप्रेस कर देते हैं, उसकी क्वालिटी भी, तो आपको 700 MB में वो वाली मूवी मिल जाती है जो कि 12 GB में हुआ करती थी। तो इस वजह से भी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ब्लू-रे प्लेयर वर्सेस ये जो बाकी दो चीजें हैं, इसमें ब्लू-रे प्लेयर नजर आ रहा है कि ये जो है ना तकरीबन मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आ गया कि ठीक है अब ये रुखसत होने वाला होगा किसी भी वक्त। अगर यहाँ VCR के ऑप्शन ना होता तो शायद मैं ब्लू-रे प्लेयर को डिक्लाइन पे डाल देता। इसको मैच्योरिटी पे ले आते हैं जी। जी अगेन, हाँ अब अगेन वही बात है कि कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं। हम उस मुल्क में बैठे हैं जहां हम एक देख लेते हैं, में अभी तक ये लोग इनको यूज कर रहे होते हैं, सारा कुछ है, तो सवाल पूछने वाले ने यहाँ थोड़ा सा जुल्म किया, बच्चों को देखा ही नहीं और सवाल पूछ डाला। तो सवाल पूछने वाला कितना जालिम आदमी, उसने सोचा ही नहीं कि वो शेरशाह वालों से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन शेरशाह वालों ने जाके उसी आईकेप के आगे जवाब देने हैं, जिसने उन लोगों से भी सवाल पूछने हैं जो वो लेवल वाले हैं, उनसे भी सवाल पूछने हैं जो डिफेंस के बच्चे हैं। तो इसका मतलब है मुकाबला तो हमने उनका करना है। तो इस तरह के विदेशी सवालों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो चल नहीं भी समझ आ रहा था ब्लू-रे प्लेयर के, उसको साइड पे रख देना था, जो एंड पे बच जाता उधर उसको डाल देते और रीजन में बस उस फेज के बारे में बता देते। ठीक है, तो ये मैच्योरिटी और डिक्लाइन दोनों पे वो हो रहा है। अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि सवाल में ऑप्शन होती है 5-6 और 4 में से जवाब देना होता, तो हम गुमान करते हैं कि 2 या 3 भी किसी एक साइड पे हो सकते हैं, तो मैं दोनों को उठा के डिक्लाइन में डाल देता। क्योंकि इस वक्त ये 4 है और उधर भी 4 है और एक डिक्लाइन है, तो मैं ऑलरेडी लोकेट कर चुका हूं, तो ये जो थोड़ा सा उससे जदीद दौर का लग रहा है, इसको मैं मैच्योरिटी पे फॉर एग्जांपल क्लासिफाई कर देता हूं। आगे फंस गए हम, प्ले स्टेशन 5 या 3D टेलीविजन। अब प्ले स्टेशन आपने कितना सुना हुआ है और 3D टीवी कितना सुना? सुने दोनों है। अब ये कैसे समझ आएगी कि इनमें से इंट्रोडक्शन कौन है और ग्रोथ कौन जी? हाँ जी, 3D टेलीविजन, इन्होंने कहा सिनेमा में तो 3D बहुत सुना है, घरों के अंदर 3D टीवी उतना नहीं सुना, लेकिन घरों के अंदर प्ले स्टेशन भी सुना हुआ है। अब जो प्ले स्टेशन बहुत ज्यादा शौक से खेलने वाले हैं, शायद वो बता सकेंगे कि प्ले स्टेशन 5 क्या बहुत ही कोई यूनिक है,
प्ले स्टेशन 4 की निस्बत। और अगर बहुत ही यूनिक चीज और अभी दुनिया में अभी तकरीबन सामने आया तो हो सकता है ये इंट्रोडक्शन फेज में हो। बट अगेन प्ले स्टेशन का नाम हमने थोड़ा सा ज्यादा सुना हुआ होता है, और 3D टीवी। अभी इस तरह के सवाल आते हैं जहां पे जवाब एक से ज्यादा हो सकता है। इंट्रोड्यूस हुए, तो सवाल ने आपको मौका दे दिया, उसने कहा आप एक्सप्लेन कर दो, लिख दो कुछ भी। तो आप कह दो कि 3D टीवी जो इंट्रोडक्शन कहना चाह रहे हैं, तो कह देंगे जी इस वक्त 3D सिनेमास का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन घरों में 3D टीवी अभी अभी सुनने में आए हैं या अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, जो इंट्रोडक्शन के फजाइल बयान कर रहे हैं। और जो इसे कह रहे हैं ग्रोथ में, तो उनसे मतलब वो ये कह सकते हैं कि टीवी जो है वो मार्केट आहिस्ता आहिस्ता पुरानी हो रही थी, तो 3D टीवी आने के बाद चीजें बड़ी तेजी से हुकअप हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो नए लोग हैं वो 3D टीवी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये ग्रोथ फेज में, ये एक सब्जेक्टिव चीज है। अगेन हो सकता है दुनिया के एक मुल्क में ये इंट्रोडक्शन फेज में हो, किसी मुल्क में मैच्योरिटी पे पहुंचा हो। हम अपने मुल्क के हिसाब से, जब हमारे मुल्क के एग्जामिनर ने हमारे मुल्क में हमसे सवाल पूछा है, तो हम कहेंगे हमने अभी 3D टीवी के बहुत ज्यादा नाम नहीं सुने, लेकिन प्ले स्टेशन के बारे में आप कह सकते हैं कि बड़े अरसे से गेमिंग चली आ रही है। हाँ, ये उनका नया वर्जन है, तो ये इस टाइम पे तेजी से ग्रो कर रहा होगा और अभी मैच्योरिटी पे पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा। तो इस तरह के सवाल में हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन है। जी बिल्कुल, अच्छी जस्टिफिकेशन से आंसर चेंज हो सकता है आपने कुछ और लिखा है, साथ वाले भाई ने कुछ और लिखा है, और दोनों की जस्टिफिकेशन अलग अलग है, और दोनों की जस्टिफिकेशन लॉजिकल है। ये सब्जेक्टिव सवाल है ना, मतलब किसी चीज को कहाँ एलोकेट करेंगे, अच्छी सी बहस करके इस जगह भी एलोकेट किया जा सकता है, एक अच्छी सी बहस करके इस जगह भी, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनका एब्सोल्यूट जवाब नहीं है। अगर एक्सप्लेनेशन ना होती तो फिर हम फंस जाते हैं कि आईकेप के पास सोल्यूशन में किसी एक के आगे एक ही जवाब लिखा हो। ऐसे में अगर आप दो में फंस जाते हैं ना, तो उनका जवाब लिखने के आगे खुद ही से एक्सप्लेनेशन दे देते, तो बेहतर है। जब भी आपको लगे कि जी आईके पता नहीं इन दो में से कौन सा सोच रहा हो, और वो एमसीक्यू टाइप की चीज हो, तो वो एमसीक्यू लिखें जो आपका दिल कह रहा है, और आगे अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। जिस तरह से लॉ में भी हम ये कहते थे कि एक सवाल के एक से ज्यादा जवाब लग रहे हैं, तो जो आपको ज्यादा बेहतर जवाब लग रहा है वो लिख के और आगे बता दें कि आपने वो जवाब क्यों चूज किया। जी, थोड़ी देर के लिए वॉइस का मसला ऑनलाइन में हुआ था, फिर ऑनलाइन में वॉइस दोबारा से आ चुकी है। क्या ऑनलाइन में वॉइस अभी भी आ रही है? जी अब ओके है। ले जी, identify and explain briefly 6 factors which have contributed to the significant increase in importance of international trade in preceding 3 to 4 decades। याद है मैंने कहा था कि एक पांचवी तरह का सवाल भी आ सकता है। एवी मतलब ना दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक हमसे ना कुछ और, एवी बैठे बैठे हमसे कोई भी तबसरा करा लेंगे। बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कभी भी आपको पेपर में इस तरह का कोई भी फजूल सा सवाल आ सकता है जिसका किसी सिनेरियो, किसी मॉडल के साथ शायद इतना लिंक ना बन रहा हो, लेकिन आपसे तबसरा करा रहे हो। तो आपने 6 फैक्टर्स ऐसे बताने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड पिछले 3 से 4 डेकेड्स में, 3 से 4 दिहाइयों में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बढ़ी होगी। टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बेहतर होना शुरू हुए, जंगें खत्म होना शुरू हो गए, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो गई, प्राइस। ठीक है, इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है कि इंटरनेशनल ट्रेड, हम ये नहीं कह रहे एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं, ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड क्यों बढ़ गई है। प्रोडक्ट्स की इंटरनेशनल डिमांड बन गई, दुनिया ग्लोबल विलेज बनता चला गया। अब सबको पता है कि वो जिस मर्जी मुल्क में बैठा है, वो जिस मर्जी मुल्क से लो कॉस्ट पे प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। जी, इजी टू अप्रोच हो गया, वही बात है ना, ग्लोबल मार्केट्स ओपन हो गई। सर डॉलर्स, पोर्टर 5 फोर्सेस, यस 5 फोर्सेस से भी इसका जवाब हो सकता है। ऑनलाइन मार्केटिंग, डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर बेस, ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से आप पूरी दुनिया को रीच आउट कर लेते हैं आराम से। तो इसका मतलब है कि ये सवाल चाहते तो किसी मॉडल के साथ आंसर कर देते,
मतलब धक्के से, बहुत धक्के से 5 फोर्सेस के साथ आंसर हो सकता है, काफी धक्का लगा के। लेकिन अगर सीधा सीधा से उन्होंने कहा कि कोई से 6 फैक्टर्स बताएं जिन्होंने ये वो किया है। अच्छा, सवाल ने कहा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफाई करना है फिर एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब हमें 6 हेडिंग्स देनी है, उनका नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बिकमिंग ग्लोबल विलेज, ये आइडेंटिफाई। और नीचे गए जी, अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, पूरी दुनिया की बाउंड्रीज खत्म हो गई हैं। तो जब भी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन या डिस्कस आता है तो इसका मतलब है आपने हेडिंग्स देनी है, उसके बाद उसको लिखना है। क्लियर? तो इस सवाल में तो आपने फिर खुल के लिखा होगा, ये फिर फालतू सा सवाल था, रहने देते जी। ओम मैन्युफैक्चरर्स, जी AUM, मेरे पास AUM आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है ना? ठीक है। तो ओम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स 2 प्रोडक्ट। ओम 2 प्रोडक्ट्स बना के बेचता है। ओम कोई इदारा होगा। प्रेजेंटेड बिलो इज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ईच ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। 2 प्रोडक्ट्स का डाटा दिया। जब भी सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा हो तो बेहतर है कि एक दफा नीचे आके रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि जहन में वो मॉडल हो पड़ते हैं। For each of the products presented above, identify the quadrant and explain the corresponding strategy from the perspective of BCG model. चलो ये समझ आ गया कि आपने BCG मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। वेरी गुड। इसकी एक लाइन मिसिंग है। Yes, sir, वो 10% हमारी इंतजामिया ने जो है सवाल खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी सी लाइन लग रही है, इसे गैप कर देते हैं। तो सवाल में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, बोल्ड हुई हुई, वो गायब हुई हुई। इसका मतलब है कि उस लाइन के बगैर आपका जवाब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो इसका मतलब है हम सवाल को चेक करते हुए ये जहन रखेंगे कि आपके लॉजिक पे ध्यान दिया जाए, रादर आपकी जो न्यूमेरिकल डिस्कशन है। वो लाइन ये थी कि इस मार्केट में 10% से ऊपर को हम हाई ग्रोथ कहेंगे और 10% से नीचे को लो ग्रोथ। ये आईकैप के पेपर का सवाल है। एमएफए की अभी तक गिनती की 2 अटेम्प्ट जो हुई हैं उनमें से एक अटेम्प्ट में ये सवाल आया। ठीक है, मजे की बात है उस सवाल का जवाब देते हुए जो उनके सजेस्टेड सॉल्यूशन बनाने वाले हैं उन्होंने भी 2 लाइनें मिस कर दी हैं सवाल की, जिसकी वजह से उन्होंने भी गलत जवाब दे दिया। तो चेक करें, जब वो गलत, वो ओरिजिनल नहीं, एग्जाम डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, वो जिसको असाइनमेंट मिली कि आप जरा सॉल्यूशन बना दें, उसने हो सकता है किसी इसी तरह के बच्चे के हवाले कर दियो कि जी आप देखें और आप इसका सॉल्यूशन। तो इसमें हमने भी गलती की, आईकैप ने भी गलती की, लेकिन आपको हम चाहते हैं कि आप लोग गलती फ्री हो। आपके पास 50% मार्जिन होता है, आधी गलती भी करें फिर भी सही है। ले जी, जल्दी से आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं और फिर चैप्टर नंबर 7 को दफन कर देते हैं अपने आखिरी 2-3 उसकी बातों के साथ। 2 प्रोडक्ट्स हैं, अब इन 2 प्रोडक्ट्स को आपने ध्यान से देखना है। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2। जब भी इस तरह की 2 इंडिपेंडेंट केसेस हो तो रादर देन कि हम दोनों पढ़ें और दोनों को कंफ्यूज कर दें दिमाग में, पहले एक पढ़ लें, तसल्ली से उसके साथ खेलते रहें। This product is the first product OM introduced in the market and carries strong brand value. ये वो प्रोडक्ट है जो सबसे पहले इन्होंने ये मार्केट में लेके आए। 2 में से इनकी जो पहली प्रोडक्ट है ये वो है जो पहले मार्केट में कैरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू, इसकी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है। इट्स रिप्यूट कैरीज। अच्छा, आपको किताबें वीकेंड पे मिली थी या आज मिली है? मतलब सैटरडे को आपके पास थी? बस ठीक है। मेरा ये था कि शायद आपको मंडे तक मिले तो टेस्ट जो है उसके अंदर सवाल हो तो आपने देखा हुआ ना हो। कुछ शहजादों ने शायद देख लिया हो। वॉल्यूम 2 आपको मिला? साथ ही होगा ना, इसी के एंड पे लगा हुआ होगा या दरमियान में कोई सेपरेटर लगा हुआ होगा। कुछ एक सेपरेटर लगेगा, सेपरेटर के बाद वॉल्यूम 2 भी है। बहुत सारे बच्चे समझे खाली नोट्स है, भाई इसमें नोट्स भी हैं और सवाल भी है। तो जिस बॉडी से आईकैप ने जो भी उठाया ना, जिस पेपर में से, जिस सब्जेक्ट में से जो चैप्टर उठा के एमएफए में डाला, मैंने उसके पास पेपर इकट्ठे करके दे दिए। तो तकरीबन कोई इसमें 87-88 के करीब पास पेपर है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आपके अपने एमएफए की गिनती के 7-8 है सवाल टोटल मिला के, क्योंकि अभी तक उसकी 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं। ये प्रोडक्ट पहली प्रोडक्ट है जो मार्केट में आई है
and carries strong its attributes carries positive influence on many other own business activities. ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है कि इसके ब्रांड की वजह से आपके ओवरऑल बिजनेस के ऊपर जो है लोगों का अच्छा इमेज है. When the product was introduced, its market share quickly grew to 4%. जब मार्केट में आई तो तेजी से 4% पे पहुंच गई and has remained steady for a long time. बड़े अरसे से अभी तक वहां पे खड़ी है. कहां पे? 4%. मार्केट शेयर इसका कितना है? 4%. Its market share is 7% less than market leader. इसका मतलब मार्केट लीडर 11% पे होगा, ये 4% पे है, तो मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जिनमें से एक ही है, तो मार्केट का इसके पास शेयर 100% में से 4%. अब सवाल ने हमें बताया या नहीं बताया कि 10% क्या होता है, कितना नहीं होता, लेकिन 4% को हम हाई मार्केट शेयर तो नहीं कह सकते कभी. मार्केट शेयर लो है. ओके. Its market share is 7%. The overall market is growing by 2.5% year-on-year basis. 2.5% मार्केट में ग्रोथ है. दिल कर रहा है कैसे क्वेश्चन मार्क का है, ब्रांड इमेज फलाना फलाना फलाना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मॉडल हमें क्या पता, जिसकी ग्रोथ भी कम हो, जिसका शेयर भी कम हो, डॉग. स्टेबल मतलब इंक्रीज भी नहीं हो रहा है, शेयर 4% पे फंसा हुआ है. पार्ट बी में हमारे इस दुख का जवाब है, क्योंकि पार्ट बी पता क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं बीसीजी पे जो क्रिटिसिज्म है ना, आप वो हाईलाइट करें और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज बताएं. यानी उसने कहा ये दो प्रोडक्ट को आप ऊपर जो मर्जी आपने क्लासिफाई किया है, अब आप बताएं मसला क्या है, बीसीजी के प्रॉब्लम्स क्या हैं. तो साफ नजर आ रहा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको गलत प्रोडक्ट कहने का, लेकिन बीसीजी मुझे बता रहा है कि इसको डॉग कह दो, क्योंकि इसका शेयर भी कम है, ग्रोथ भी कम है. तो बीसीजी के मुताबिक ये डॉग है, और बीसीजी के मुताबिक मुझे जो स्ट्रेटेजी बतानी है, ये जो पार्ट ए है, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट उन चार में से कोई एक बताएं और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेटेजी बताएं बीसीजी मॉडल के हिसाब से. तो ये डॉग है, और डॉग पे दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, या तो भाग जाओ फौरन से, या थोड़ा सा टाइम गुजारो, कुछ और चीजों को बेहतर करो और कुछ अरसे तक और कैश जनरेट करो और भाग फिर भी जाओ. देर तक इसमें रुकना तो सिर्फ आपको लॉसेस की तरफ लेके जाओ. जी पढ़ के ऐसा लग रहा था, कब उन्होंने कहा जब ये आया था मार्केट में तो तेजी से ऊपर गया था, 4% पे पहुंच गया था. ये लाइन बड़ी कीमती है. grew to 4% and has remained steady for a long time now. अब बड़े अरसे से वो अपनी जगह पे खड़ा है. बिल्कुल मार्केट शेयर रुक गया. अब अगला सवाल, मार्केट में ग्रोथ कितनी है. याद है मैंने आपको बताया था कि दिस ग्रोथ इज नॉट कि हम कितना ग्रो कर रहे हैं, दिस ग्रोथ इज कि मार्केट कितना ग्रो कर रही है, मार्केट कितनी प्रॉमिसिंग है. नीचे उन्होंने बताया कि ओवरऑल ये जो मार्केट है ना, ये 2.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रो कर रही है. तो इसका मतलब मार्केट भी अच्छी नहीं है और हमारे पास भी अच्छा शेयर नहीं है. बीसीजी के मुताबिक ये क्या है, डॉग. बीसीजी के मुताबिक भाग जाओ या थोड़ा सा टाइम गुजार के फिर भागो. अब समझ आया. अब अगेन जब सवाल आपको कह देते ना इस मॉडल के मुताबिक बताओ, तो दिल जो कह रहा है उसको उठा के साइड पे रख दें. दिल के लिए दूसरा पार्ट है कि आप क्रिटिसिज्म बताएं. तो आप कहेंगे ये क्रिटिसिज्म है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड इमेज है, जिससे ये पहचाने जाते हैं, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि चलती रहने में बहुत फायदा है, तो हम उसे अगर डॉग कह देंगे और बंद कर देंगे तो इससे हमारे ऊपर बड़ा नेगेटिव इमेज आएगा. तो अगर हम बीसीजी को इग्नोर करके फ्यूचर स्ट्रेटेजी रिकमेंड करें, तो हम कहेंगे हम इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करें, इस प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर बढ़ाने की कोशिश करें, और इस प्रोडक्ट का ब्रांड चूंकि इमेज बहुत बेहतर है, तो या तो हम किसी और प्रोडक्ट को इसके पास लाके खड़ा करें फिर इसको खत्म करें, नहीं तो हम इसको लेके चलते रहें और इसको जिंदगी में कभी बंद ना करें, चाहे ये हमें लॉस दे रही हो, लेकिन हमारा ब्रांड जो है ना हमारे बारे में. तो बीसीजी को हटा के सोचेंगे तो बहुत सारी सोचेंगे. तो पार्ट ए में बीसीजी के मुताबिक जवाब देना और पार्ट बी में एतराज के मुताबिक जवाब देना. तो पार्ट बी में आप कहेंगे कि देखो कितना थका हुआ मॉडल है बीसीजी, एक अच्छी वाली प्रोडक्ट को उठा के डॉग क्लासिफाई करवा दिया, जस्ट बिकॉज कि ये सिर्फ मार्केट शेयर और मार्केट की ग्रोथ की बात करते हैं, ये नहीं देखते कि और इसके अलावा क्या क्या फैक्टर है. तो सवाल ने आपको वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए. तो ये थोड़ा मुश्किल सवाल था. जी
नहीं, हम अपने ही प्रोडक्ट्स में देखते हैं, लेकिन अपने जिस भी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं उसकी रेलेवेंट मार्केट में जाके देखते हैं। ठीक है जी, तो ये बीसीजी का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है ना कि बीसीजी जो है एक ऐसी जगह पे तो आपको अच्छा एनालिसिस दे रहा है जहाँ थोड़े से प्लेयर्स हैं, जहाँ ज्यादा प्लेयर्स हैं वहां आपके पास मार्केट शेयर कभी भी ज्यादा नहीं होगा। अब मार्केट शेयर हमारे पास शायद ज्यादा ना हो, लेकिन मार्केट में ग्रोथ तो हो सकती है। एक ऐसी मार्केट है, आईटी की मार्केट है, मैं एक आईटी कंपनी हूं, मेरे पास 2% शेयर है, बट अब मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। अब मुझे बताएं मैं क्या हूं? प्रॉब्लम चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं शेयर वाइज बहुत कम हूं लेकिन मेरी मार्केट ग्रो कर रही है। तो एक ग्रो करती हुई मार्केट का छोटा शेयर भी अच्छा है। ये बीसीजी का मसला है। अगेन आप जितनी भी बातें कर रहे हैं वो सवाल का एतराज नहीं है, वो आपको बीसीजी मॉडल पे एतराज, जो कि कभी उस तरह से नहीं सोचा था, सवाल पढ़ के समझ आया कि ये तो कितना गंदा एनालिसिस है। इस सवाल के दो फायदे हो गए, एक तो ये कि आपकी राइटिंग चेक हो गई, दूसरा ये कि आपको बीसीजी का प्रैक्टिकल लिमिटेशन नजर आ गई कि आपका सारा एनालिसिस तब हो जाता है अगर आप खाली बीसीजी को सोचते हैं, तो बीसीजी ने उठा के इसको डॉग बना दिया। बात समझ आई जी? जी एक भाई ने कहा अगर हमने क्वाड्रेंट गलत आइडेंटिफाई किया और उसी के फजाइल बयान करते चले गए, न्यूमेरिकल में बड़ा मजा होता है कि अगर आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो आगे जहां जहां तक वो चल रही है नंबर सिर्फ एक दफा कटा है शुरू में, बट थ्योरी में अगर आप पहुंचे गलत जगह और अपनी ट्रेन जो है वो गुजरांवाला की तरफ मुंह करके चला दी तो खत्म, वो क्या खलास, कुछ नहीं बचना। अच्छा, ऑनलाइन में भी एक भाई ने बहुत दुख होके कहा सर लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। यही तो बात है, काश सवाल ने आपसे कहा होता अपने दिल से बताओ। सवाल ने अपने दिल का तो कहा ही नहीं, सवाल ने क्या कहा? तो जब बीसीजी के मुताबिक बताना है तो फिर रूल्स किसके फॉलो होंगे? तो आपने बीसीजी, ये तो शुक्र करें पार्ट बी मौजूद है, आपको अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया। अगर आपको वो समझ आ जाता कि वो पूछ क्या रहा है, तो जिसको पार्ट बी समझ आया है उसने खुल के खेला है जी। जी ओवरऑल मार्केट का मतलब है वो वाली मार्केट, वो रेलेवेंट। जैसे मैंने कहा मैं आईटी सेक्टर में जाऊं, मेरा 2% शेयर हो, लेकिन आईटी सेक्टर दुनिया में तेजी से ग्रो कर रहा हूं, तो आईटी की मार्केट ग्रो कर रही है, उसका इम्पैक्ट हम पे भी आएगा। यानी हम छोटे शेयर के बावजूद भी वहां हमारे पास मार्जिन है अपने आप को बड़ा करने का, क्योंकि मार्केट ग्रो कर रही है जी। प्रोडक्ट 2 जी, ग्रोथ हम ओवरऑल मार्केट की देखेंगे। इस सवाल ने ये भी अच्छी तरह से समझा दिया कि ये मार्केट की ग्रोथ है, मेरी ग्रोथ नहीं है। मार्केट की ग्रोथ और मेरा शेयर, मार्केट में मेरे पास कितना हिस्सा है एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये रेलेवेंट मार्केट कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। सर जब तक यहाँ पे मार्केट ग्रोथ का नहीं देते कितने परसेंट तब तक तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल। भाई ने बड़ी अहम बात कर दी, उन्होंने कहा जब तक वो बताए नहीं कि मार्केट ग्रोथ कितने परसेंट को अच्छा कहते हैं तब तक तो सवाल को आंसर करना मुश्किल है। 2.5% दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाएं, कभी भी कोई इसको हाई ग्रोथ नहीं कहने वाला। 2.5% क्या चले भाई, आपको एक बंदा कहे कि जी मैं एक सेक्टर में बैठा हूँ और जबरदस्त कमाल है, वो सेक्टर तो ऐसा है कि साल में ना उसमें 2.5% इजाफा हो रहा है सेक्टर में, मतलब एक 0.1000 पर रहे तो 0.1% बनता है। बिल्कुल, इसके पास 2.5% आप बोलो तो 5-7 शेयर की बात थोड़ी हो रही है, मार्केट ग्रोथ की बात है। मतलब मार्केट्स की बात कर रहा हूँ ना, डिफरेंट ग्रोथ आ रही है जी जी, कोई ग्रोथ 0.1 पे जा रही है, किसी कोई तो हम कहेंगे ये अच्छी ग्रोथ वाली मार्केट नहीं है। भाईजान बिजनेस तो कहता है खाजो ज्यादा से ज्यादा, ग्रोथ किसे कहता है? वो 15% ग्रोथ, 20% ग्रोथ, 25% ग्रोथ, 100% ग्रोथ भी होती है मार्केट में। तो 2.5% में अगेन ये कह रहा हूँ कि 2.5% को दुनिया में शायद ही कोई हाई ग्रोथ करेगा इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। और आपको जब सवाल ने 2.5% का है, आपको फिर भी डर लग रहा है ना, लिख दें इट इज एज्यूम कि 2.5% इज लो ग्रोथ, अपने आप को सेव कर ले, क्योंकि हमारे पास वो कीमती लाइन नहीं है जो आपकी कंफ्यूजन से बचने के लिए दी गई थी कि 10% को हम हाई ग्रोथ करें।
अगर ये 9% मार्केट ग्रोथ होती तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार 9% तो मुनासिब लग रहा है, और वो हमारी लाइन ना होने की वजह से आप कंफ्यूज रह जाते हैं। लेकिन जो 2.5 है सर, अगर एग्जाम में ऐसा कुछ सिनारियो देखिए ना, 48 पे फेल होने वाला बच्चा समझ भी आता है, 21 पे फेल होने वाला बच्चा कहे कि सर सवाल नंबर 2 का पार्ट ए जो 3 नंबर का था ना वो गलत लिखा हुआ था, अगर वो समझ आ जाता ना तो मैं उड़ा के रख देता। तो चले, आपको वो लाइन नजर नहीं आई तो आपके नजदीक तो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो आपने इन स्टैट्स के मुताबिक जवाब दिया होगा, तो कुछ तो तबसरा किया होगा। तो हमारे बंदे चेक करते हुए आपके जो अल्फाज हैं उनको अच्छी तरह से तोल के और फिर नंबर प्रोडक्ट 2 की तरफ आते हैं भाई, इससे पहले के दामने वक्त में गुंजाइश कम रहे। जी मार्केट शेयर कितने परसेंट अच्छा होता है, ये एक खतरनाक सवाल आ गया। कुछ मार्केट्स होती हैं जिसमें बहुत प्लेयर्स होते हैं और कुछ मार्केट होती हैं जिनमें कम प्लेयर्स होते हैं। अगर तो कम प्लेयर्स हो जैसे कि 4-5 तो 30 से 40% के दरमियान एक अच्छा शेयर है। अगर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 20-25 के करीब है, फर्ज करें 20 प्लेयर्स हैं, 100% को 20 पे डिवाइड करें, क्या जवाब आएगा? 5। तो 5 से ऊपर थोड़ा सा बेहतर होगा, तो अगर मैं कह दूं 11-12 तो ये आपको अच्छा शेयर लग रहा होगा, और अगर हम कह दें 20% तो ये आपको बहुत अच्छा शेयर लग रहा होगा। अब यहाँ पे चीज कभी कभी सब्जेक्टिव हो जाती है कि कितने को हाई शेयर कहें, कितने को कम शेयर कहें। तो सवाल या तो आपको बताएगा कि हाई शेयर है, या आपको कोई हिंट दे देगा कि हाई शेयर किसे कहते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, पार्ट 2 ने, प्रोडक्ट 2 ने आपको फौरन से बता दिया। इधर आपको नजर क्या आया, मार्केट लीडर आपसे 7% ऊपर है, 11% में मार्केट लीडर है, आपके पास 4% शेयर है, इसका मतलब है दरमियान में और बिजनेसेस भी हैं, और 4% उस मार्केट में जिसमें मार्केट लीडर के पास 11 है। अगर आप मार्केट लीडर से कुछ थोड़ा और करीब होते हैं, 9% के करीब होते हैं, तो हम कहते थे आपके पास भी अच्छा शेयर है। हाँ, मार्केट शेयर आपसे 3.25 गुना ऊपर है। सैचुरेटेड मार्केट है, इसमें कंपटीशन बहुत है, शायद 4% ही काफी है। मतलब अगेन 4% हमारे बिजनेस करने के लिए अच्छा है, लेकिन बीसीजी जब अप्लाई करते हैं तो हमें ये तो नजर आए ना कि मार्केट का अच्छा हिस्सा आपके पास है, क्या 4% को हम अच्छा कह सकते हैं? इंतहाई मजे की बात है कि यहाँ तो ब्रैकेट में उन्होंने लिखा भी नहीं था कि कितने को अच्छा शेयर कहना है, यानी वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप समझ जाएंगे। प्रोडक्ट 2 के एक जुमले से आपको समझ आ जाएगा कि बड़ा शेयर कैसे पता लगता है। ज्यादा प्रोडक्ट 2 this product has been consistently selling and enjoying high profits in same market for quite some time now. अभी तक तो ये बड़े जबरदस्त प्रॉफिट्स तूफान मचाती रही है। The annual market growth for this product is 5%. मार्केट की एनुअल ग्रोथ 5%। अब 2.5 बहुत छोटा था, 5% को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती थी। अगर वो लाइन यहाँ लिखी होती तो फिर शायद हम कहते हैं कि वो लाइन ना लिखने की वजह से आप गुमराह हो गए। And market share is merely 1.5% less than the only competitor in the market. मार्केट का जो आपके अलावा वाहिद दूसरा कंपेटिटर है उससे सिर्फ 1.5% कम। तो सोच के बताएं कि आपके पास कितने परसेंट शेयर होगा? हाँ जी, कितना बचा अच्छा शेयर हमारे पास एक ही जगह बन सकती है 50 और 48.5, या 48.5 से थोड़ा सा ऊपर और 50 से थोड़ा सा ऊपर। अगेन यू आर समवेयर 48.5। हाँ, क्योंकि इससे पीछे अब आपको क्या है, उन्होंने कहा कि जी ओनली कंपेटिटर जो है मार्केट में उससे आपका 1.5% कम है। अब हो सकता है ओनली कंपेटिटर जो आपका है उसके पास 70% शेयर और आपके पास 28.5 हो। सवाल ने नहीं बताया, लेकिन जब 2 कंपेटिटर हैं और आप टॉप कंपेटिटर से सिर्फ 1.5% कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% उनके पास है, तो उनसे 1.5% कम तो 68.5 बनेगा, तो 100 पूरा ही नहीं होगा। इसका मतलब हमें समझ आ गया कि हम 48% से 50% के दरमियान कहीं हैं। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है कि इसको हाई शेयर कहते हैं?
बड़ा ऑब्वियस है, साफ नजर आ रहा है। तो सवाल कई दफा फिर इस तरह से इशारा देता है, जब उसने हाई शेयर बताना होता है तो या तो वो कह देता है ये हाई शेयर है, या वो आपको इतना बड़ा हिंट दे देता है। और असल में मैं कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ कि कंपैटिटरी दो हैं। अगर वो कह देता ना कि ठीक है बहुत सारे कंपैटिटर्स में से जो आपका मेन कंपैटिटर है उससे जो है वो उन्होंने कहा 2 बंदे हैं टोटल और मार्केट लीडर से आपके पास 1.5% कम है, इसका मतलब मार्केट तकरीबन आधी डिवाइड हुई भी होगी, आपका उससे थोड़ा सा ही फर्क होगा। जी बिल्कुल, मैं 2 की वजह से इस वक्त अगर फर्ज करें हम दोनों बराबर होते तो हम दोनों के पास कितना होता 50-50, मेरे पास उनसे कम है, जितना मेरे पास कम है उतना उनका बढ़ जाएगा शेयर। तो अगर मेरे पास 49.5 होगा, अगर 49.5 मेरे पास हुआ तो 50.5 उनके पास होगा, मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा वो थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। तो टेक्निकली जैसे भाई ने कैलकुलेशन दी 49.25 शायद वो आइडियल परसेंटेज है जो मेरा और मेरे कंपेटिटर के दरमियान मामला है। मैथ में ना भी जाए तो भी 2 कंपेटिटर में से मैं अपने फर्स्ट बंदे से सिर्फ 1.5% कम है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास भी अच्छा शेयर मार्केट का है। अब यहाँ वो भाई साहब जिन्होंने सोल्यूशन लिखा और आपको जो किताब में आईकेप की तरफ से प्रोवाइडेड जो सोल्यूशन है, जो आईकेप नहीं प्रोवाइड करता वो कमेटी से बनवाता है और कमेटी वाले बाहर के लोगों से बनवाते हैं, उन्होंने इस प्रोडक्ट को डॉक कर दिया जिससे हमारा उनसे बड़ा शदीद नजरियाती इख्तिलाफ है। सेकंड को भी डॉक कह दिया। अगेन मैं अभी की तरफ से कह रहा हूँ कि वो सोल्यूशन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो किसी और बंदे ने किसी और जगह बैठ के, हाँ मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक है कि मैंने किताब के अंदर वो डालना था जो आईकेप का सवाल और आईकेप का जवाब है। सोचा पहली अटेम्प्ट का सही सोल्यूशन होंगे, उस टाइम पे जरा ध्यान से सोल्यूशन को पढ़ के उसको एडिट कर देता तो बेहतर होता, लेकिन कितना बुरा लगता है। एक ही अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट है, एक तो लेटेस्ट है जिसके सोल्यूशन नहीं आए, एक अटेम्प्ट इसमें डाली है उसका भी एक सवाल का सोल्यूशन गलत हो तो कितना बुरा लगेगा। तो दूसरी प्रोडक्ट क्या नजर आ रही है, मार्केट शेयर बड़ा है आपके पास, कैश का मार्केट रुकी हुई है, मार्केट बहुत ज्यादा तेजी से नहीं चल रही, 5% है और आपके पास मार्केट का तगड़ा शेयर, तो ये हमें कैश काउ लग रहा है। कैश काउ की क्या स्ट्रेटेजी है, कमाते रहो, मुनासिब खर्चा इस पे करते रहो, इसको सस्टेन रखो, इसको डिक्लाइन होने से आपने बचाना। पार्ट बी में आपने क्रिटिसिज्म करना है और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली बतानी है। प्रोडक्ट 1 में तो हमने क्रिटिसिज्म कर दिया, प्रोडक्ट 2 पे आपका क्या क्रिटिसिज्म होगा। हाँ जी, मैं साथ साथ ये ऑनलाइन वालों के कमेंट भी पढ़ रहा होता हूँ और जो फिजिकल से मिलते जुलते होते हैं उनको फिर मैं डिस्कस नहीं कर रहा होता। ऐसी मार्केट में रहने की चाहिए जहाँ पे कंपटीशन कम है। वाह, भाई ने कह दिया मैं ऐसी मार्केट में रहूंगा नहीं जहाँ कंपटीशन। मजा तब आता है जब 20-25 लोग हो, सबने हाथ में क्लाशन कोफे पकड़ी हुई और और भाई गोल्डन मार्केट है, ऐसी तूफानी मार्केट है। ये मार्केट तो 5% बढ़ रही है। अगर वहाँ पे कस्टमर की 6,000 और 6,000 में 60 कर ले, कस्टमर की 60 है और मेरे पास मार्केट का बाकी ज्यादा। इन्होंने कहा कि जी अगर तो कस्टमर्स कम है, मार्केट ही बड़ी छोटी है, अगर 2 प्लेयर है इसका मतलब शायद ये है कि ज्यादा लुक्रेटिव मार्केट नहीं है। पीछे प्रॉफिट्स भी आप काफी ज्यादा अच्छे एंजॉय करते आ रहे हैं, तो ये 6 कस्टमर से कितना को प्रॉफिट आप एंजॉय कर रहे हैं, तो शायद 6 कस्टमर भी कोई 4-4, 5-5 करोड़ के कस्टमर्स हैं। जी ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोडक्ट 2 के बारे में मजीद क्या जानते हैं इसमें? यस, भाई ने बड़ी मजे की बात की। आप जब अपने मार्केट लीडर से 1.5% नीचे हैं और हम इसको कैश रिकॉर्ड डिक्लेयर करके गए यार इस पे ज्यादा तूफानी खर्चा नहीं करते, बस इसको यहीं पे खड़ा रखते हैं, क्यों? खा जाओ अपने कंपेटिटर को, जब आप इतना करीब हो तेजी से उस पर अटैक करो। इस टाइम पे तो हमें अन्य वाइज पे खर्चा करना चाहिए। ये मार्केट लीडर को उठा के मार्केट से फेंक दे या उसका शेयर नीचे गिरा दे और अपने आप को नंबर 1 प्रोडक्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दे और मार्केट में छा जाए और कल को हम ही उठ के कहते हैं देखो स्टार प्रोडक्ट है हमारा। तो बीसीजी क्या कर देता है, प्रोडक्ट्स को रोक देता है, खामखा आपको सोचने में मजबूर कर देता है कि ये क्वाड्रेंट में है तो इसके साथ ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बीसीजी के साथ यही है कि वो आपको वो स्ट्रेटेजीज बताता है जो कि करंट सिचुएशन के मुताबिक होती हैं, वो फ्यूचर की मार्केट को नहीं देख रहा होता।
वो फ्यूचर की ग्रोथ को नहीं देख रहा होता। आप हिस्ट्री की बेस पे कर रहे होते हैं लेकिन फ्यूचर की बेस पे नहीं। ऐसे तो सैनिटाइजर कब का मर चुका होता, मार्केट से खत्म हो गया होता, डॉग प्रोडक्ट था बेचारा, ना सैनिटाइजर की मार्केट में कोई ग्रोथ था और ना किसी खास कंपनी का सैनिटाइजर के अंदर को बहुत ही कोई तगड़ा शेयर था। लेकिन अगर बाहर की मार्केट देखें, ओवरऑल देखें, उस कंपनी से बाहर निकल के सोचें तो कोविड और इस तरह की कुछ चीजें ऐसी आई जिन्होंने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये एक्सटर्नल एनालिसिस होता है जो पेस्टल एनालिसिस में करते हैं। उस एक एनालिसिस पे हमने 5 चैप्टर पढ़ने इंशाल्लाह। हम थोड़ी सी डिफरेंशिएशन ला सकते हैं प्रोडक्ट को। जब उन्होंने कह दिया ना स्ट्रेटेजी बताओ, तब आप खुल के बिजनेसमैन बन जाएं और सेठ बन के अपनी प्रोडक्ट को चलाने की कोशिश करें। यू आर ओपन, आपने किसी मॉडल से जवाब नहीं देना जी। करेगा कि यहाँ पे रहेगी 5% ग्रोथ, इससे इंक्रीज नहीं हो सकती जी। उन्होंने खुद ही ये कह दिया है कि मार्केट ग्रोइंग बाय 5%। एक मिनट, हाँ, द एनुअल मार्केट ग्रोथ फॉर प्रोडक्ट इज 5%। उन्होंने आपको ये डाटा दिया। अब जब हम सिनेरियो कर रहे होते हैं तो हमारी एक लिमिटेशन है, हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा नहीं है। इवन मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी तरह की प्रोडक्ट है, ये भी नहीं पता कि इंडस्ट्री कौन सी है, कि मैं खुद ही से सोच लूँ कि अच्छा आईटी है फिर तो ग्रोथ हो रही होगी। तो सवाल जितना डाटा दे हमने खेलना उसी डाटा के। और अगर आपसे कहे बताओ क्या लिमिटेशन है, बताओ क्या तुम्हारे पास और होता तो मजीद एनालिसिस करते, बताओ तुम्हारे दिल में क्या आ रहा है, तो आप कहें मुझे पूरे फैक्टर पता होते तो मैं तो आग लगा देता। मैं तो पूरा चैप्टर 7 पढ़ के बैठा हूँ। कंपटीशन तो मेरी रगों में इस टाइम पे जो है ना वो बह रहा है। मैं तो मतलब आग लगाने के लिए तैयार बैठा हूँ। इतना तैयार बैठा हूँ मैं सर से कह रहा हूँ सब जल्दी से चैप्टर 7 का जो बकाया है जल्दी जल्दी से हमें दिखाएं ताकि चैप्टर 7 को उठाकर हम साइड पे करें, बेहतरीन हो गया। तो आखिरकार हमने टेस्ट को इंतहाई तूफानी अंदाज में डिस्कस किया। और अब हमारी थोड़ी सी डिस्कशन बीच बीच की रहती है। नहीं, कंपटीशन का साइकिल तो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, वो तो आप खुद करें। मैं आप लोगों को बहुत मैच्योर समझना शुरू हो गया हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा? बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। चलें एक काम करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ सर बीसीजी के मुताबिक इनको ओनली जस्ट मैनेज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम यही है कि बीसीजी सिर्फ मैनेज करने के ऊपर ध्यान दे रहा है और आपको अपना रेलेवेंट क्वाड्रेंट चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं बता रहा। इससे पहले हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप की डिस्कशन शुरू करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, आपने चारों फेजेस समझे? कौन से फेज में मार्केट में एंटर होना चाहिए? आप दूर बैठे देख रहे हैं बाकियों को ग्रोथ, इंट्रोडक्शन में क्यों नहीं? डाउट है, पता नहीं चले ना चले, ले जाएगा कोई। अभी उसे देखना भी है कि उसके पास होती है मार्केट में, उसमें रिस्क है। याद है, इसीलिए हमने कहा था कि इंट्रोडक्शन में लोग नहीं आते लेकिन ग्रोथ में अचानक से बहुत दुनिया आ जाती है। इंट्रोडक्शन में तो लोग साथ बैठ के जो है वो पॉपकॉर्न खाते हुए तो मजा देख रहे होते हैं कि देखना इनके साथ कितना ये कितना जलील होंगे। नया आइडिया लेके आए ना, जो नया आइडिया लेके आता है वो इतने आराम से नहीं वो लोग एक्सेप्ट करते। तो इंट्रोडक्शन के फेज में एंटर होना इतना आसान नहीं है क्योंकि अभी तो वो वाली मार्केट डेवलप हो रही है, कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट लेके आया है वहां पे और काम कर रहा है। ग्रोथ के वक्त एंटर होने में अच्छा ही है उनके लिए जो सही टाइम पे समझ जाए कि ये मार्केट आगे ऊपर जाएगी। अच्छा, मैच्योरिटी में एंटर होना चाहिए क्यों? देखिए, मैच्योरिटी में कंपटीशन हाई होगा, आपको रेलेवेंट शेयर कम मिलेगा लेकिन मार्केट तो डेवलप हो गई होगी। एक जगह 3 बड़ कढ़ाई है, एक जगह 3 बड़ कढ़ाई ऑलरेडी मौजूद है, मैं वहां बड़ कढ़ाई की दुकान डालूं या बिल्कुल एक नए अननोन इलाके में? अनफॉर्चुनेटली बिजनेस इज डिफरेंट। चौथी दुकान खोलने वाला ज्यादा कमाएगा बनिस्बत एक अननोन इलाके में बड़ कढ़ाई खोलने वाला, क्योंकि उस अननोन इलाके में मार्केट ही डेवलप नहीं हुई। लोग अपने घरों से उठ के कहेंगे आओ लक्ष्मी चलते हैं बड़ कढ़ाई खाने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि एक हफीज सेंटर में 250 दुकानें होती हैं कंप्यूटर की? पागल है सब। मतलब सुकून से वो उठा के कहीं और
क्यों सारे गार्डन टाउन में आ जाते हैं कॉलेज खोलने? कुछ तो होगा ना। लाहौर के बहुत सारे इलाके बहुत सस्ते भी हैं, बहुत सारे इलाके जो है उधर किराए भी कम है, रिसोर्सेज भी इजीली मिल जाते हैं। लेकिन एक मार्केट डेवलप होने के बाद ना सबसे आसान मोड क्या होता है, चलती हुई मार्केट में आप आके एक प्लेयर बन जाए, मार्केट ऑलरेडी डेवलप हुई भी होगी तो मेच्योरिटी में भी यस वो बिजनेसेस एंटर होते हैं जिन्हें पता होता है कि ठीक है इस वक्त नए एंट्रेंट्स इतने आराम से नहीं आ सकेंगे, तो वही चलती हुई मार्केट, तो मेच्योरिटी में भी लोग एंटर होते हैं। अच्छा डिक्लाइन में एंटर होते होंगे, डिक्लाइन में क्यों एंटर होंगे? लोग निकालते हैं गेन करने। डिक्लाइन में आप आके कभी कभी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे आप उसको दोबारा से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। उस वक्त आपको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। ये क्या चीज होती है? प्रोडक्ट में कुछ नया मसाला डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग कहें नहीं यार ये तो डिफरेंट चीज है। हाँ, अब मेच्योरिटी में जो जाएगा वो पहले तहकीक करेगा कि इस वक्त जो मेच्योर मार्केट है ये कितने अरसे बाद डिक्लाइन की तरफ जा रही है। अक्सर बिजनेस क्या करते हैं, 1-2 साल अच्छे टाइम पे आए, अच्छे टाइम पे कमाया और निकल लिए। ये बिजनेस टू बिजनेस भी वेरी करता है। तो अगर आपसे पूछे किस वक्त एंटर हो तो आप कहें भाई हर बिजनेस की अपनी स्ट्रेटेजी है, इंट्रोडक्शन में रिस्क सबसे ज्यादा है और डिक्लाइन में रिस्क सबसे ज्यादा है। ये दो खतरनाक फेज हैं। ग्रोथ और मेच्योरिटी अच्छा है, मेच्योरिटी में बड़े पावर के साथ आए, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आए और कुछ टाइम के लिए आए। ग्रोथ में तब आए जब आपने तहकीक अच्छी कर ली होगी एक ऐसी मार्केट है और उसके बाद फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उठा के यहाँ पे फेंक दें और जल्दी जल्दी से अपने आप को कैश काउ बनाने की कोशिश करें। कुछ बिजनेसेस में तो मेच्योरिटी की तरफ जाएंगे ही, क्योंकि जो बेसिक नेसेसिटी वाले बिजनेस वो तो ग्रो ही करते हैं जी, उसमें भी ये सिनेरियो खत्म ऐसे ही है। वो तो जो बेसिक नेसेसरीज वाले प्रोडक्ट हैं वो तो मार्केट की पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रो करते हैं। आटे वाली जितनी भी कंपनी है, आटे की जो मार्केट है उसमें उतना ही ग्रोथ आएगा जितना पाकिस्तान की पॉपुलेशन में ग्रोथ आएगा। तो कुछ चीजें तो कुछ ऐसी चीजें जिन पे थ्योरियां अप्लाई नहीं करती। ऐसे ही है। और नेस्ले कितने अरसे तक उसने एंजॉय किया, क्योंकि उस टाइम पे लोग हंस रहे थे कि लोग पाकिस्तान में लोग पानी खरीद के पियेंगे। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान में लोग नलके का पानी पियेंगे। तो ये होता है, मतलब लोग आइडिया बेचते हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क में पानी बेच दिया और खूब बेचा और अब धड़ाधड़ दुनिया मतलब पूरी खलकत जो है वो पानी पी जा रही है खरीद खरीद के। ठीक है, भाई ने फौरन से पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छा जी, जो काम की डिस्कशन है वो जो हमारी थोड़ी सी डिस्कशन होनी है जी, जो होनी है डिस्कशन उस पर आपका सवाल है? नहीं तो फिर मेरा क्या कसूर है कि आप लोग सारे इररेलेवेंट डिस्कशंस करते रहे। अच्छा, रेलेवेंट डिस्कशन है, ठीक है। तो अब यानी कि इसका एक ही तो ये भी है ना कि है तो लिखने वाला नंबर की प्रैक्टिस को है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके पास पेपर को अटेम्प्ट साथ करना चाहिए या ठीक है, तो ये आपको नहीं लगता कि आपका ये टाइमिंग ऑफ क्वेश्चन बहुत गलत है? चैप्टर को खत्म होने वाला है। नहीं तो मतलब मुझे खत्म करने देंगे तो आप अगले दिन ये सवाल पूछें तो जरा अच्छे भी लगेंगे, आपके इर्द गिर्द वाले गुस्से से देखेंगे भी नहीं। ठीक है, अभी तो मुझे वो पहला चैप्टर खत्म ही नहीं करने दे रहे आप, जिसके बाद मैं बताऊंगा कि अब आपने क्या स्ट्रेटेजी करनी है। तो वो थोड़ा सा मुझे परफॉर्म करने दिया जाए तो क्या ही बात है। रिजल्ट कब आ रहा है? ये अच्छा सवाल है। आईके अपने दफा सही डेट बताइए, इस दफा आईके अपने सही डेट बताइए अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक। आईके पहले थोड़ा सा आगे बता देता था, मार्जिन रखता था कि लेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो अर्ली दे देंगे। इस दफा आईके अपने पूरी कैलकुलेशन करके आपको बहुत अच्छी डेट बताइए। बस बहुत अच्छी डेट है, मुनासिब डेट है। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक ग्रुप हमारी डिस्कशन कम से कम 5 मिनट तो सुन लें मुझे जी। ले जी, लोगों ने 5 मिनट सुनने का फाइनली इरादा लिया। मुझे एक बात बताएं, आप मोबाइल खरीदने जाएं तो और आपको अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल चाहिए, तो जेब में अगर पैसे ज्यादा ना हो तो कौन सी 2 कंपनियों को आप देखेंगे? एप्पल और सैमसंग, इन 2 को आप नहीं देखेंगे। जेब में पैसे मुनासिब से हैं, फीचर भी ज्यादा चाहिए, पैसे भी कम खर्चने हैं,
अब कौन सी 2-3 कंपनियों का, अब आपने चंद और नाम लेने शुरू कर दिए। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पैसे लेके बहुत महंगी चीज दे रहे हैं, बट क्वालिटी भी बहुत प्रीमियम है। कुछ लोग कम पैसे ले रहे हैं, दरमियानी क्वालिटी दे रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं जब मैं मार्केट को देखूंगा, तो अगर मैंने मोबाइल की मार्केट में एंटर होना है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से करके मैं कहूंगा एक तरफ क्वालिटी है, एक तरफ प्राइस है, ये बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। कुछ बिजनेसेस यहाँ पे यानी ये हाई क्वालिटी दे रहे हैं, हाई प्राइस। एक और बिजनेस भी यही है, वो इसी के आसपास की क्वालिटी, इसी के आसपास की प्राइस में दे रहे हैं। कुछ बिजनेसेस, ये 3-4 ऐसे तरह के ग्रुप्स हैं जो मिलती जुलती क्वालिटी, मिलती जुलती प्राइस में दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे भी होंगे, क्वालिटी हल्की और प्राइस बहुत ही प्रीमियम। इसका मतलब है कि ये वाला ग्रुप है, ये बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा। कुछ यहाँ पे होंगे इस जगह, पैसे भी कम लेते होंगे। अब इसका मतलब है बजाय इसके कि मैं अपने कंपेटिटर्स को 11 कंपनियां कंसिडर करूं, मैं कहूं 3 ग्रुप्स, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। किसी तरह से अगर गौर से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा जोन खाली है, देख रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक स्पेस है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप किसे कहते हैं? वो सारी कंपनियां जो मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज कर रही होती हैं, वो सारे बिजनेसेस जो एक जैसे करीब करीब के होते हैं। मैंने एक चैनल खोलना है तो मैं देखूंगा, हाँ ये 2 टॉप के चैनल्स हैं, इनकी ये स्ट्रेटेजीज हैं, ये 4 दरमियान के चैनल्स हैं, इनकी ये स्ट्रेटेजीज हैं। कुछ कंपनियां, कुछ इदारों की स्ट्रेटेजीज एक दूसरे से बड़ी मिलती जुलती होती हैं, तो रादर देन कि मैं उनको अलग अलग कंपेटिटर काउंट करूं, मैं कहूं यार मैंने इन जैसा नहीं बनना। कॉलेजेस में 2 कॉलेज ज्यादा पैसे लेके ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, 2 कॉलेज बहुत कम पैसे लेके बहुत कम क्वालिटी दे रहे हैं, कुछ कॉलेज दरमियाने पैसे लेके दरमियानी क्वालिटी दे रहे हैं, बट एक ऐसा कॉलेज है जो बहुत कम पैसे लेके बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों को लगता है कि हमारा इदारा सबसे कम पैसे ले रहा है या बहुत कम पैसे ले रहा है। ये है ना, ये डिफरेंशिएशन है कि आपने अपनी प्रोडक्ट इतनी डिफरेंशिएट कर दी कि आपने ऑनलाइन भी दे दिया, फिजिकल भी दे दिया, लाइव स्ट्रीमिंग भी दे दी, किताबें भी दे दी, हौसला भी दे दिया। तो अगेन मतलब मैं इसीलिए जो है वो मामले को उधर ले गया था कि कहीं आप लोगों के जहन में कोई गलत प्रोडक्ट्स ना आना शुरू हो जाए। तो यस, दैट वाज द स्ट्रेटेजिक गैप जो आपके जहन में आ रहा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि मैंने क्या करना है, मैंने अगर एक कॉलेज शुरू करना है तो मैं देखूंगा ये 2 कॉलेज तो बहुत पैसे लेके बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं, लेकिन पैसे भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। ये कॉलेज कम पैसे ले रहे हैं, क्वालिटी भी उसी तरह की है, दरमियान में कोई नहीं है, या बहुत ऊपर है या बहुत नीचे, तो मुझे दरमियान में स्पेस नजर आ जाएगी। या मुझे कहीं स्पेस नजर ना आए तो एक जगह हमेशा स्पेस होती है। अच्छी क्वालिटी कम पैसों में कोई नहीं देता, और यहाँ आपके पास मार्जिन हमेशा होता है। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप समझ आ रहे हैं? स्ट्रेटेजिक ग्रुप अंग्रेजी क्या कहती है? नंबर ऑफ एंटिटीज दैट ऑपरेट इन सेम इंडस्ट्री एंड हैव सिमिलर स्ट्रेटेजीज। All entities in same strategic group can be treated as if there are single competitor। आप उन सारे ग्रुप को उठा के एक कंपेटिटर काउंट कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो 2 बड़े हो गए, ये 3 दरमियान वाले हो गए, इनकी ये स्ट्रेटेजी है, मैं अपने आप को कहां प्लेस करूं? Instead of analyzing each competitor individually, they can be analyzed in groups. When there are only a few competitor in same industry, the concept of strategic group has no practical value। अगर है ही 2-3 प्लेयर्स का तो ग्रुप का कॉन्सेप्ट खत्म है। कॉन्सेप्ट वहां है जहां 7, 8, 10, 12, 15, 16 है, तो वहां आप उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद आप देखते हैं स्ट्रेटेजिक स्पेस कहां है। When all companies in an industry are put into strategic groups and these groupings are analyzed, a strategic space might become apparent। आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट में गैप कहां पे है, कौन सी जगह है जहां मेरे पास मार्जिन है, मैं इधर आऊंगा तो खेल सकता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। इट इज अ गैप इन मार्केट दैट इज नॉट करंटली फिल्ड बाय एनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो स्पेस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि यार इस स्पेस में आके अपने आप को सेटल कर लो, ये बड़ा जबरदस्त है। बच्चों के लिए लोग कपड़े बना रहे हैं,
औरतों के लिए कपड़े बना रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा डिसेंट ओरिएंटेड कपड़े शायद उतने कोई ना बना रहा हो, और बुजुर्गों की मार्केट शायद 20% हो। अब उस मार्केट के अकेले किंग बन सकते हैं, या उस मार्केट में जाके कम कंपेटिटर से लड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समहाउ सेगमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक स्पेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी सेगमेंटेशन बना के भी देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां पे स्पेस है, मैं कहां पे ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं। तो स्ट्रेटेजिक स्पेस और स्ट्रेटेजिक ग्रुप समझ आया। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है? वो सारे इदारे जो मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज को लेके चल रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक स्पेस, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में कभी कभी आपको नजर आ रहा होता है कि स्पेस मौजूद है, कि हाँ भाई यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पे भी हैं, ये दरमियान में बड़ा फैला नजर आ रहा है, ये वाले गैप को पूरा किया जा सकता है। अभी की एग्जांपल दे देता हूँ। फिजिकल कॉलेजेस फिजिकल पढ़ा रहे हैं, ये भी ग्रुप है कि चंद लोग सिर्फ फिजिकली पढ़ा रहे हैं और वो क्लास सिर्फ फिजिकली चल रही है। चंद लोग फिजिकल क्लास बनाते हैं, उसके बीच में से कैमरा रिकॉर्ड होता है और बाद में स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड पे मिलता है, रियल टाइम नहीं मिलता, वो सवाल नहीं पूछ सकते। कुछ चलती हुई क्लास में से रिले कर रहे हैं। एक गैप अभी भी मौजूद है, प्योर ऑनलाइन, प्योर लाइव। चलती हुई क्लास ऑनलाइन रिले होना है, चलती हुई क्लास पूरी रिकॉर्ड होके बाद में रिले होना। अब यहाँ इस कैंपस में 2 मोड चल रहे हैं। मेरी कुछ क्लासेस में ये है कि मैं क्लास करा रहा हूँ, कैमरे से रिकॉर्ड होती है और बाद में वो प्ले हो जाती है, लेकिन वो रियल टाइम क्लास नहीं होती, वो बाद में रिकॉर्डेड क्लास बन जाती है। इसमें जो रियल टाइम चल रही है, इसमें मेरे सामने ऑडियंस है, मेरा असल फोकस इनकी तरफ नहीं है, मेरा इधर फोकस है और साथ साथ इनको भी देख रहा हूँ। तो देयर इज अ स्ट्रेटेजिक स्पेस कि देयर शुड बी समवन जो मार्केट में आए और कहे कि वो डेडिकेटेड लाइव क्लास करा रहा है, कि सिर्फ आए और सिर्फ लाइव क्लास करें। तो क्या होता है, नई प्रोडक्ट या नया बिजनेस ना देखता है कि उसको गैप कहाँ पे फिल करना है। ये बड़ा फायदा होता है पीएम पढ़ाने का, बिजनेस मैनेजमेंट, कि अपनी प्रोडक्ट्स में ना बंदा उन स्ट्रेटेजीज को सोच सकता है कि ठीक है जी कहाँ पे गैप है, किस तरह से है। तो यस, आप देखते हैं कि ये 15-16 अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, ये गैप आ गया। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप समझ आ रहा है, स्ट्रेटेजिक स्पेस समझ आ रही है, और उसमें आपने अपने आप को कैसे फिट इन करना है वो वाली बात समझ आ रही है। तो आप पढ़ के क्या किताब दिखाएं, तो मैं किताब से आपको बताऊं। तो आपके पास किताब है, पता नहीं ऑनलाइन वालों के पास किताब पहुंची है नहीं पहुंची, डिलीवर हो गई है या चल पड़ी है। ऑनलाइन वालों आपको किताब तो नहीं पहुंची होगी अभी? नो सर। तो इसका मतलब है कि चैप्टर की सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास मौजूद है। हाँ जी, मेरे पास जो किताब है उसका पेज 43 है, लेकिन जिनके पास पहले से हैंडआउट्स मौजूद हैं उसके ऊपर पेज डिफरेंट है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हम लोगों ने समझ लिया था, स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्पेस समझा, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी इतनी दफा बात हुई है कि अभी आप पढ़ेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि ये सब बस टिक ही नहीं करवाया हुआ था अदरवाइज। फिर इसमें पिछले पेज पे टाइमिंग ऑफ मार्केट एंट्री एंड मार्केट एग्जिट, इसमें कुछ लाइन लिखी हैं, ये बड़ी मजे की हैं, और नीचे है साइकिल ऑफ कंपटीशन। अब आप कहेंगे ये हमने कब पढ़ा, या आप पढ़ेंगे फिर आपको पता लगेगा कि ये तो आपको आता है। तो ये वाले 2 यूनिट पिछले पेज पे और अगले पेज पे स्ट्रेटेजिक ग्रुप, स्पेस और डिफरेंशिएशन, ये आप लोगों ने पढ़ के आनी है। कल इस पर डिस्कशन करते हैं और फिर आगे चलते हैं, फिर भाई का सवाल भी लेंगे कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तब कॉलेज में अवेलेबल है, वो कब तक मिलेगी? जी मेरे ख्याल में अब आपके पास आ जाएगी, क्योंकि इन लोगों को भी मिल गई है, और अब अगला स्टेप ये होगा कि कॉलेज आप ही को डिलीवर कर रहा होगा। ऑडिट की बुक शायद कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, ऑडिट की बुक रीप्रिंटिंग के लिए गई हुई है। सी लॉ बी लॉ की आ गई है, सी लॉ की आ गई है, बी लॉ की शाम तक आ जाएगी, ऑडिट की शायद अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। ठीक हो।